दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं दर्द दवाई के बिना ठीक हो सकता है, ऐसी कला भगवान ने फिजियोथेरेपिस्ट को दी है। आज इसी को लेकर हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर तुषार घोड़के जी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनसे आज हम जानना चाहेंगे कि स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी ये क्या होती है, इसका शरीर में क्या महत्व होता है तथा इसमें कौन कौन से रोग होते हैं तथा इससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहले तुषार जी आपका दूरदर्शन में हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्पाइन रीढ़ की हड्डी ये क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी या जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइन के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके आधार पे ही मानव जाति दोनों पैरों पे खड़े होकर चलना सीखी है। स्पाइन का अतिशय महत्व हमारे जीवन में इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि स्नायु तंत्र या मस्तिष्क का एक भाग सीएनएस का एक्सटेंडेड सिस्टम पूरा का पूरा स्पाइन के बीच में से होकर निकलता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी कहा गया है। इसमें कर्वेचर के हिसाब से इसके 4 तरह के डिवीजन हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये स्पाइन के मॉडल में सबसे ऊपर वाला ऑरेंज कलर का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये सर्वाइकल रीजन है। इससे बहुत सारे जनसामान्य लोग परिचित होंगे, ये शब्द आपने सर्वाइकल कई बार सुना होगा। उसके बाद ये ब्लू कलर का जो डिवीजन दिख रहा है, ये थोरेसिक रीजन है। इस रीजन में हमारा पूरा का पूरा रिब केज अटैच होता है, जिससे हमारे जो हार्ट, लंग्स और इस तरह के जो कोमल अंग हैं उनके ऊपर प्रोटेक्शन की कवरिंग पसलियों के द्वारा बनाई जाती है। तीसरा, ये गुलाबी कलर से जो डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन में बता रहा हूँ, ये लंबर स्पाइन है। ये सर्वाधिक मोबिलिटी के साथ में हमें चलना फिरना और तमाम तरीके की कसरत करना, ये अलग अलग तरीके की जो पार्टिसिपेशन एथलीट्स करते हैं उस वाले रीजन के लिए, उस वाली चीज़ों के लिए रीजन सर्वाधिक महत्व रखता है। सबसे लास्ट में हमारा एक येलो कलर से जो डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूँगा, ये सैक्रोकॉकिक्स का पोर्शन है। इसी के थ्रू बॉडी का वेट 50-50% करके लोअर लिम्स में विभाजित होता है। ये इसमें ये इमोबाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका वेट ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा रोल रहता है, जिससे कि ये पेल्विस के थ्रू और नीचे राइट और लेफ्ट पैर की तरफ 50-50% विभाजन इसी के थ्रू जो है वेट ट्रांसफरेंस होती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इस रीजन के बीच में पाई जाने वाली ये डिस्क, या इसे हम एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। ये एज ए कुशन का काम करती है, जिससे हमारे दिनचर्या में चलने वाले या उछल कूद करने वाले लोगों को जो झटके या लगातार हम अपनी बाइक्स पे आजकल जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके जो जर्क्स हैं वो यही स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है, ताकि हमारे अंदर का जो स्नायु तंत्र है उसको किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। और इसके अलावा भी, जैसे मैंने सबसे पहले आपको सर्वाइकल रीजन का बताया था, इसका महत्व ये है, जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन फ्लेक्स करके ही रहता है। तो स्पाइन का जो मेन कर्व बोलते हैं वो फ्लेक्शन की फॉर्म में इसे कॉन्वेक्स टाइप का कर्व बनाकर रहता है। जब बच्चा अपनी गर्दन को संभालना शुरू करता है तो सर्वाइकल रीजन का एरिया जो है वो डेवलप होना शुरू होता है और वो एक सेकेंडरी कर्वेचर बनाने की कोशिश करता है, जिससे बच्चे की 3 से 4 महीने में गर्दन धीरे धीरे संभलने लगती है। फिर जब हम अपने 1 साल की अवस्था पे आते आते खड़ा होने चलना शुरू करते हैं, तब ये जो लंबर रीजन है, ये जो पिंक कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें कर्वेचर उत्पन्न होना शुरू होता है। इस तरह से स्पाइन 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी कर्वेचर में डिवाइड हो जाती है। प्राइमरी कर्वेचर में पहला हम ये थोरेसिक रीजन और सैक्रल को लेते हैं, बाकी सेकेंडरी कर्वेचर जो बाद में डेवलप हुए हैं उसमें सर्वाइकल और लंबर, ये इस तरह से बाद में डेवलप होने के कारण सेकेंडरी कर्वेचर कहलाते हैं। सबसे ऊपर जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो स्कल का पोर्शन है, ये हमारे मस्तिष्क का पूरा केस रहता है और उसका पूरा वजन जो है सर्वाइकल रीजन के ऊपर आता है। तो इस तरह से ये अकेला लिंकेज है जो अपर बॉडी को लोअर बॉडी से कनेक्ट करता है।
तुषार जी, इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्पाइन को लेकर के ऐसी कौन सी कठिनाइयां या ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो आती हैं जिसको को हमको ध्यान में रखना होगा जिससे कि हमारी स्पाइन सही रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं या कठिनाइयां होती हैं जिससे हमें सेफ होकर या बच के रहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सर्वाइकल रीजन का जो स्पाइन का हिस्सा है वो 1 घंटे में औसतन 600 बार मूव करता है जाने अनजाने। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस के पेशेंट आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे बनिस्बत अदर जितने भी डिसऑर्डर्स स्पाइन के उत्पन्न होते हैं। इसमें जो लगातार बैठकर काम करने वाले लोग हैं, कॉन्स्टेंटली जिनका जो है गर्दन झुकाकर काम करने का या फाइन काम करने का जॉब है, उन लोगों को ये तकलीफ बहुत होती है। इसमें एक छोटा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि इसके अंदर कैटेगराइजेशन है। हर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब जो जनरल लोगों में, पॉपुलेशन में एक भ्रांति फैली हुई है कि ये इसका लाइलाज बीमारी है, ये एक बार हो जाता है तो आजीवन चलता रहता है। ऐसा नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन अराउंड द सर्वाइकल एरिया, जो कि मांसपेशियों की सूजन से या नर्व के इरिटेशन से उत्पन्न हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है स्पॉन्डाइलोसिस, जिसमें हड्डियों का घिसना शुरू होता है। वो एक ऐसी बीमारी है जो कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 40-45 के बाद में उत्पन्न होने वाला विकार है। अगर आपका हद से ज़्यादा डिजेनरेशन हो गया है तो उसे एक बार हम इरिवर्सिबल चेंज में मानेंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत हल्का कुछ है तो वो एक एक्सरसाइज और अच्छे न्यूट्रिशन रखकर वो रिवर्सिबल भी रह सकता है ना। थर्ड चीज़ आती है एक हम उसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं, जिसमें दोनों हड्डियों का आपस में स्लिपेज हो जाता है। मतलब किसी कारण से अकारण कोई झटका लग गई, ये आपको लंबर रीजन में सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। तो उसमें एक वर्टिब्रा का अनुपात जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, वो थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये 4 ग्रेड में रहती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। 2 से 3 तक तो ये है, कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं इसका एक्सरसाइज के माध्यम से और आपकी दिनचर्या को अच्छा रखकर। जब ये 4th ग्रेड का स्लिपेज होता है तो इसमें फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें कुछ इम्प्लांट्स लगा के इसको अपनी पोजीशन पे वहीं पर लॉक कर दिया जाता है। और एक जो आजकल सबसे ज़्यादा चल पड़ा है उसे हम स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं। वो एक ऐसा विकार है जिसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि जिलेटिनियस मटेरियल इसके बीच में रहता है और ये जिलेटिनियस मटेरियल एक बार अपनी पेरीफेरी से अगर बाहर आ गया तो यहाँ से निकलने वाली नर्व्स को ये प्रेस कर देता है, जिस कारण से असहनीय पीड़ा, जिसे हम साइटिका के नाम से जानते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है। पैरों में सुन्नपन, पंजों का काम न करना या पंजों में हमेशा एक दर्द तड़कन रहना, पूरे पैर में इस तरह का एक असहनीय पीड़ा होना, ये एक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गंभीर बीमारी जो हम स्पाइन की समझेंगे वो स्लिप डिस्क के नाम से और साइटिका के नाम से प्रचलित है। इनकी रोकथाम के लिए, जैसे कि आपने पूछा, एक तो स्पाइन का आप ऐसा माने कि रोज़ाना एक्सरसाइज, जैसे हम और आप रोज़ नाश्ता खाना जो खा रहे हैं ना, वैसे ही स्पाइन का आप भोजन मानिए एक्सरसाइज। अगर स्पाइन को प्रॉपर एक्सरसाइज मिलती रहेगी, प्रॉपर उसका अनुपात जो उनका बैलेंस होना चाहिए, दोनों प्राइमरी और दोनों सेकेंडरी कर्व्स का नेचुरल अलाइनमेंट उसका प्रॉपर रहेगा, तो आपको तकलीफें बढ़ेंगी नहीं। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में, या तो आप न्यूट्रिशन में लैग कर रहे हैं किसी कारणवश, प्रॉपरली डाइट नहीं ले पा रहे हैं, एक्सरसाइज का माध्यम आपका कम है, स्ट्रेस आपके शरीर पर ज़्यादा पड़ रहा है कांस्टेंट सिटिंग से, तो ये विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। जैसा कि तुषार जी अभी आपने एक व्यायाम को लेकर के बात बताई कि हमें समय समय पे व्यायाम करना चाहिए अपनी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी को संतुलित बनाए रखने के लिए, तो हम इसी तरह ये भी जानना चाहेंगे कि हमें किस तरह के व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन संतुलित बनी रहे और उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं कि इस तरह निकल जाता है, वो कुछ प्रॉब्लम्स ना है, इसके लिए भी हमें दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, स्पाइन अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये सारे के सारे डायमेंशन से मूव करता है ना, आगे पीछे दाएं बाएं रोटेशन, सारे मूवमेंट इसमें होते हैं। और एक बहुत विशेषता इसकी ये है कि इसमें कपलिंग मोशन होता है। स्पाइन का कोई भी मोशन इंडिविजुअल मोशन नहीं है, वो हमेशा 2 प्लेन्स के बीच में ही होके तभी परफॉर्म किया जाएगा। इसलिए बहुत सारे हम जिम के माध्यम से या योगा के माध्यम से समझें कि मतलब जो है आगे झुकने वाले व्यायाम, पीछे, इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आगे झुकने से भी स्लिप डिस्क उत्पन्न हो जाता है, या लगातार पीछे की एक्सरसाइज करने से जो है दोनों के दोनों फैसेट जॉइंट्स इसमें टकराने लगते हैं, तो भी इनमें घर्षण से इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो जाता है। तो अभी रिसेंट स्टडीज़ में ये पाया गया कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा मात्र मूवमेंट है
जो आपकी टिप टू टो एज वेल एज पूरे स्पाइन के जितने भी अपने सेगमेंट्स हैं उन सब पे टारगेट करता है। और अगर आप 12 सूर्य नमस्कार का वैसे जो एक ट्रेडिशन बोला जाता है उसे अगर फॉलो नहीं भी कर सके तो आप 6 से स्टार्ट करिए। अगर 6 सूर्य नमस्कार भी आपने प्रॉपर जो उसका फॉर्म है उसमें अगर आपने कर लिए तो आपकी स्पाइन में आपको गारंटी दे रहा हूं कि हर वर्ग हर एज पे आपकी स्पाइन आपका साथ देगी, कभी भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और अकेला 3 डायमेंशनल मूवमेंट होने वाला जो हमारे युगों युगों से चला आ रहा सूर्य नमस्कार है वो ये मानिएगा कि इस समय ऐसा कोई उसके बराबर का एक्सरसाइज नहीं है। बहुत सारे विदेशी साइंटिस्टों ने भी उसकी रिसर्च करने के बाद में ये पाया कि दिस इज द कंप्लीट प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी एज वेल एज ऑफ द होल स्पाइन। मतलब मैं आपको सारे दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जिस भी एज में है अगर उनसे होता है तो 6 सूर्य नमस्कारों से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगर वो 12 तक कर सकें तो उनकी स्पाइन हमेशा आजीवन हेल्दी रहेगी। जैसा कि तुषार जी आप जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ हुई जिंदगी में अधिकतर लोगों का ट्रैवलिंग जॉब बहुत ज़्यादा रहता है और उनको लंबा लंबा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उनको अपने जॉब को अपने परिवार को चलाने के लिए। तो वो जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं लंबे लंबे समय तक, उनको किस तरह मतलब वो अपने आप को सेव कर सकते हैं अपनी स्पाइन को लेकर के, क्योंकि उनके अधिकतर यही प्रॉब्लम देखते हैं जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनको स्पाइन की समस्या सबसे अधिक होती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी सीट पर आपको वह एक बैकरेस्ट आता है जो कस्टमाइज बनता है। अगर कस्टमाइज बैकरेस्ट आपके पास नहीं भी है तो आप अपने घर का एक थोड़ा सा टाइट वाला कुशन उसे हम अपनी बैक जो सीट के बैक में आड़े में रख सकते हैं। जब आप इस तरह से रखेंगे तो आपका लंबर कर्व सपोर्टेड रहेगा और एक बार जब आपका लंबर कर्व सपोर्टेड रहेगा तो आपकी स्पाइन का ओरिएंटेशन अपने आप ही ठीक रहेगा। इस स्पाइन की हमारी विशेषता यही है कि ये पूरी की पूरी लिंकेज में है, इट इज जस्ट लाइक ए चेन। तो ये एक सेगमेंट पे भी अगर आप जब काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ओरिएंटेशन होते होते आपका ऊपर का हिस्सा भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी विशेषता। और दूसरी बात, लगातार अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है तो आपको 7 से 8 घंटे की रात की नींद आप उसे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप प्रॉपर अवस्था में सोइए, कैसे भी आड़े तिरछे न सोएं। अगर आप सीधे लेटे हुए हैं तो कोशिश करें कि दोनों घुटनों के नीचे एक तकिए को रख लें ताकि आपका स्पाइन रिलैक्स रहे। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो कुछ टाइम आप पेट के बल भी सो सकते हैं। जब भी आप करवट से सोएंगे तो तकिया को दोनों घुटनों के बीच में रखें। एक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और जो मैंने आपको बताया बैक रेस्ट का माध्यम, इससे हम स्पाइन को पूरी तरह से संतुलित रख सकते हैं। सर, इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक हम नाम सुनते हैं अधिकतर स्नायु तंत्र जी। स्नायु तंत्र का हमारे शरीर में क्या महत्व है और ये किस तरह हमारी उपयोगिता इसकी हमारे शरीर में रहती है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, स्नायु तंत्र तो चूंकि बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक रहता है, मतलब मस्तिष्क से निकल के और स्पाइनल कॉर्ड के भीतर जो एक पूरा एक्सटेंशन आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसको स्नायु तंत्र बोला जाता है। लेकिन अभी जैसे स्पाइन वाले माध्यम पे अपन बात कर रहे हैं तो जो रिफ्लेक्सेस हैं, इसमें इम्पल्सेस आना और उसके हमें जो रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हमारे स्पाइन द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब वो मैसेज, जैसे मान के चलें कि अगर चाय का कप अत्यधिक गर्म है तो उसको टच करने के बाद जो हम रिस्पॉन्स देते हैं एकदम से अपनी उंगली हटाने का, वो कभी कभी स्पाइन के लेवल से ही आ जाता है। वो मैसेज मस्तिष्क तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हमारे स्पाइन के अंदर ही पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड, मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखाना चाहूँगा, ये अंदर से जो आपको येलो कलर के बाहर से नर्व्स निकलते हुए दिख रहे हैं, इसके बीच में पूरा का पूरा कॉर्ड प्रेजेंट है। ये सेंट्रल कैनाल है, उसके अंदर पूरा का पूरा कॉर्ड प्रेजेंट है। उसके ये सब हर लेवल पे एक्सटेंशंस हैं। ये एक्सटेंशन ही वो माध्यम है जो एफरेंट या इफरेंट पाथवे बोलते हैं हम लोग, मतलब मैसेज कैरी करके लाना और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना, वो इन्हीं का ही काम रहता है। तो इतना बड़ा इसका रोल है स्नायु तंत्र में भी कि स्पाइन उसका एक अभिन्न अंग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गवर्न करके चलता है। सर, इसी तरह अभी आपसे चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले कि स्पॉन्डिलाइटिस और स्लीप डिस्क, तो आजकल हम देख रहे हैं कि हर एक आदमी को छोड़कर ये समस्या बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तो क्या कारण है कि ये ज़्यादा समस्या इनकी हो रही है और वो इससे किस तरह बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों में जो मुझे देखने मिला कि बहुत सारे काम हमारे, पहले तो कंप्यूटर, फिर लैपटॉप और अब मोबाइल फ़ोन्स। अब मोबाइल फ़ोन्स को आपको ऑपरेट करने के लिए एक जो नॉर्मल ओरिएंटेशन है उससे नीचे गर्दन को झुकाना ही पड़ेगा। मैंने अभी आपसे कहा कि ये पूरा लिंकेज में है,
जैसे ही आप गर्दन को एक्सेसिवली झुकाते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ समय बाद कमर के ऊपर भी लोड पड़ने लगता है। हमारे टेक्स्ट बुक में एक नया शब्द जुड़ गया है जिसको आजकल उस बीमारी को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोला जाता है, कि लगातार मैसेजिंग करने से, सोशल मीडिया पे जो चैट वगैरह करी जाती है उसके कारण से जो भी युवा वर्ग ही ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा, वही चूंकि आजकल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, उनका गर्दन कॉन्स्टेंटली बैंड रहता है। उस बैंडिंग की वजह से ये सारे विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं अमित जी, कि नॉर्मल लेवल से जब भी वो आगे जाएगा तब उसके ऊपर एक्सेसिव लोडिंग आ जाएगी। एक्सेसिव लोडिंग को सहन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं स्पाइन को करना पड़ेगा और वो विकार कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने आप दिन में बहुत सारा समय देते हैं तो कुछ उसे आप भागों में डिवाइड करें, उन चीज़ों पे लगातार कंट्रोलिंग करें। जब आपको पता लग रहा है कि गर्दन अत्यधिक झुक रही है तो अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो इन चीज़ों के छोटे छोटे आप अगर इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे तो स्पाइन के ऊपर से काफ़ी दबाव कम हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, आपने एक हर अवस्था के बारे में बता रहे थे कि इस अवस्था में हमें इस तरह अपनी स्पाइन का ध्यान रखना चाहिए, इस अवस्था में या इस एज में रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वृद्धावस्था, जो वृद्धावस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है कि हमारे जीवन की सारी बीमारियां अधिकतर वृद्धावस्था में ही देखने को मिलती हैं। तो वृद्धावस्था की स्थिति में हम स्पाइन को या रीढ़ की हड्डी को किस तरह सही रख सकते हैं? क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि बुढ़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इसकी समस्या से वो बहुत अधिक ग्रसित रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए किस तरह? मैं वही आपको कहना चाहूँगा कि जैसे अगर मान के चलें युवा अवस्था में आप एक्सरसाइज करते भी हैं तो एक्सरसाइज का ऐसा कोई कहीं पे भी नियम नहीं है कि वो सिर्फ जो है युवा अवस्था में ही की जाएगी, उसे हम वृद्धावस्था में भी मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बुजुर्ग लोग जब एक समय बाद थोड़ा सा चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहते तो वो एक्सरसाइज का माध्यम भी छोड़ देते हैं। प्लस ओल्ड एज में न्यूट्रिशन भी उतना प्रॉपरली नहीं पहुँचता, तो डीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो और अत्यधिक जल्दी होने लगती है। जब चीज़ें डिजेनरेट जल्दी होंगी तो आपको बॉडी का सपोर्ट भी उतना कम मिलेगा। इसलिए अगर मान के चलें कि घर में बुजुर्ग ज़्यादा चलना फिरना नहीं कर सकते तो बेड पे बैठ के भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको मैट एक्सरसाइज बोलते हैं, वही उतना भी परफॉर्म करके अपनी स्पाइन को काफ़ी कुछ ठीक रख सकते हैं। प्लस उनके लिए सबसे ज़्यादा एक डाइटिशियन को हायर करके प्रॉपर जो डाइट है वो उन्हें फॉलो कराना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़, थायराइड, बीपी इस तरह के उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन्हें अत्यधिक ज़रूरत है न्यूट्रिशन एज वेल एज एक्सरसाइज की। इसी के लिए हमारे फिजियोथेरेपी में एक जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी केयर नाम का एक अलग से भाग है, जिसमें जीरियाट्रिक एक पीडियाट्रिक होता है जो बच्चों के लिए काम करता है, बाल एवं शिशु, और जीरियाट्रिक होता है जो वृद्धावस्था के लिए काम करता है। तो उनकी लाइफ को किस तरह से, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें किस तरह की एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या है, बहुत सारे लोगों का एक्सरसाइज से सिर्फ तात्पर्य है कि अत्यधिक वजन को उठाना ही एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। हर एज ग्रुप के हिसाब से, आपकी तकलीफों के हिसाब से, आपकी मेटाबॉलिक कंडीशंस के हिसाब से भी अलग अलग ग्रुप की एक्सरसाइज डिज़ाइन होती हैं। तो उन्हें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें अपना बुढ़ापा प्रॉपरली अगर निकालना है तो उन्हें एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का माध्यम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं कहीं हम अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, हमारा जो कल्चर है थोड़ा ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि अगर कोई स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई या गर्दन में प्रॉब्लम आ गई तो कहते हैं कि ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं कि हवा लग गई या हम बाहर सो लिए या छत पे सो लिए, मतलब इस तरह की कुछ भ्रांतियां हम देखते हैं, सुनने में आती हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई और वो उसी में मतलब लग जाते हैं, उसी की झाड़ फूक या इस तरीके का। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए आप उन दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, जो भी आपने बोला कि हवा लग गई या ये एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, मैं कॉन्फ्रेंस में गया था जयपुर में, तो वहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल स्पीकर थे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे परिवेश में ऐसा बोला जाता है कि हवा लग गई, तो ये कोई गलत बात नहीं है। मतलब ऐसा माने कि अगर आप विंड के एक्सपोजर में ज़्यादा हैं, ठंड के एक्सपोजर में ज़्यादा हैं, तो वो आपके बॉडी में एंटर तो कर ही रही है। प्लस ये है कि अगर वो वहाँ पर ठहर जाती है, जैसे वायु या वात रोग आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाता है, तो उसमें वायु का ही वो लोग काफ़ी डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये एक जनरलाइज टर्म मैं बोल सकता हूँ। अब अगर मैं अपने साइंस की बात करूँ तो अत्यधिक ठंड को, जैसे अभी हमने पिछले 2 महीने में देखा कि बहुत सालों बाद काफ़ी लंबे समय तक ठंडा असर रहा,
उसमें भी हमारे पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए। ठंड में मसल्स सूजन जो है वो मसल्स में सूजन बैठ जाती है। तो हो सकता है पहले के ग्रामीण परिवेश के लोग इसको हवा बैठ जाना है, हवा लग जाना कहते होंगे। अब देखिए, अगर ओपन में आप सोएंगे इस मौसम में भी, जब ये अभी सुबह और रात की सर्दी बाकी है, तो कुछ ना कुछ तो मसल्स पे इम्प्रॉपर असर आएगा ही। और एक बार मसल्स स्पाज्म में चली गई तो वो हफ्तों से लेकर महीनों तक भी आपको तकलीफ दे सकती हैं। और स्पाइन की मसल्स अगर आपकी इफेक्ट हो गई हैं तो स्पाइन चूंकि हर चीज़ का बुनियाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चलना फिरना सभी दूबर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ख्याल तो हमें अपना रखना ही पड़ेगा। विशेषकर सर्दी के मौसम में अगर आप अपने बॉडी को कवर करके रखें तो आप इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है। और अब ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट चूंकि ग्रामीण परिवेशों में हर तरह की सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं है, तो उनको वहाँ के जो सो कॉल्ड हम लोग शाने या जो भी बोलते हैं, वो लोग जो भी उपचार से उनको आराम दिलाते थे, अब चूंकि लगातार सुविधाएं बढ़ गई हैं, साइंस ने बहुत कुछ तरक्की कर ली है, तो उन लोगों को भी मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर इस तरह के विकार से बहुत समय से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी शहर में किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करके एक बार अपना प्रॉपरली असेसमेंट ये करा लें कि दरअसल में वो जूझ किस चीज़ से रहे हैं। एक जब चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, सामने आएंगी, तभी उनका कुछ इलाज प्रॉपरली निकल पाएगा। तो ये मेरा इसमें सजेशन रहेगा। तुषार जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जैसा कि मैंने कहा कि स्पाइन को आप हेल्दी रखें, हेल्दी खाना खाएं, अपने बॉडी के लिए कुछ 15-20 मिनट का समय निकाल सकें अगर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उन्हें तो एक जिस तरह से हम रोजाना अपना भोजन कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी उनके लिए भोजन है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए विशेषकर, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर डायबिटीज़ लगातार बढ़ती जाए और कंट्रोल ना हो तो बहुत सारी वीकनेस जो है बॉडी में वो प्रदान होने लगती है। तो उसके लिए पहले से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक्सरसाइजेस और अच्छे से अच्छा अपने जीवन को एक दिशा दीजिए। डॉक्टर तुषार जी, आपने अपना मूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और दर्शकों को स्पाइन को लेकर के इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर तुषार घोड़के जी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट थे। इन्होंने स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, हम चल सकें, फिर सकें, अपने काम कर सकें, इसके लिए व्यायाम पे जोर दिया है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करके अपनी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन को अच्छा रख सकेंगे, जिससे कि वो अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।